Hello students, in our previous class we have started chapter number 4 structure of the atom। ठीक है, हमने स्टार्ट कर दिया था जिसमें हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ लिया था और हमने ये देखा था कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पार्ट था इसका चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। इस टॉपिक में मैंने आपको ये बताया भी था कि मैटर जितने भी मैटर होते हैं उन सब में क्या होते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट आए, अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशंस किए उन्होंने और ये बताया कि जो मैटर होता है उसके अंदर चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। तो इसी चीज को समझने के लिए दो एक्टिविटीज दी हुई थी यहाँ पर। फर्स्ट वन इज कॉम्ब ड्राई हेयर, डज द कॉम्ब देन अट्रैक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर। इस एक्टिविटी में क्या था, मैंने आपको बोला था आप ट्राई करेंगे, बट एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आप दोबारा से इसको ट्राई कर सकते हो घर पर। ठीक है, देखो इस एक्टिविटी के थ्रू हम इस चीज को समझते हैं कि जो मैटर होता है वो चार्ज पार्टिकल्स में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो मैटर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। कैसे करते हैं, देखो इसमें क्या है, एक्टिविटी में एक कॉम्ब लेना है, आपको प्लास्टिक का कॉम्ब लेना है। ठीक है, और उस कॉम्ब को आपको स्मॉल पीसेस, पेपर के स्मॉल पीसेस के पास लेकर जाना है और आपको देखना है कि कुछ उसमें चेंजेस आ रहे हैं क्या। जो छोटे छोटे पीसेस हैं पेपर के वो क्या कॉम्ब के पास अट्रैक्ट होकर जा रहे हैं। तो आप देखोगे कि कुछ भी ऐसा चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, बट उसी कॉम्ब को जब आप अपने बालों में थोड़ा सा रब करोगे कुछ सेकंड्स तक, और उसके बाद जब उसमें फ्रिक्शन आएगा रब करने के बाद, जब आप उसको फर्दर स्मॉल पीसेस के पास लेकर जाओगे उस प्लास्टिक कॉम्ब को जिसको आपने बालों में रब किया है, तो आप देखोगे कि जो स्मॉल पीसेस थे पेपर के वो उस कॉम्ब के ऊपर क्या होने लग जाएंगे, चिपकने लग जाएंगे, अट्रैक्ट होकर उसके ऊपर चिपकने लग जाएंगे। तो एटम के अंदर क्या होता है, चार्ज पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो जैसे हमने जब नॉर्मल प्लास्टिक का कॉम्ब लिया और उसको जब हमने पेपर के पीसेस पर डाला तो देखा कि उसमें कोई चेंजेस कुछ भी हमें नहीं दिखाई दिया। बट अगर उसी प्लास्टिक कॉम्ब को हमने जब अपने बालों में रब किया तो हमने देखा कि जो पेपर के पीसेस थे उसमें क्या होने लग गए, अट्रैक्ट होने लगे, चिपकने लग गए। तो अब क्या हुआ, पहले भी तो हमने उसी कॉम्ब को प्लास्टिक के पेपर के पीसेस पर रब किया था, पेपर के पीसेस के पास लेकर गए थे, तो उसमें अट्रैक्शन नहीं हुआ। बट रब करने के बाद अट्रैक्शन कैसे हुआ, तो इस चीज को कैसे समझा गया। तो साइंटिस्ट ने इन सब चीजों को समझते हुए अपना दिमाग लगाया और यहाँ पर सोचा कि यहाँ पर मैग्नेटिज्म का तो कोई कंसेप्ट है नहीं कि जो जैसे कि मैग्नेट अट्रैक्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट तो हो नहीं रहा है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, तो यहाँ पर चार्जेस का कॉन्सेप्ट उन्हें देखने को मिला। ठीक है, तो ये सब जो बात हुई, जो उन्होंने दिमाग लगाया अपना, ये सारी जो चीजें थी वो 1895 से पहले की बात थी। ठीक है, क्योंकि उससे पहले तो एटम के अंदर क्या होता है या क्या नहीं होता है किसी को भी नहीं पता था। ये 1895 के तक की बात है। इनफैक्ट लोग तो जो डाल्टन्स की थ्योरी थी जो हमने पढ़ी थी कि एटम्स कैसे होते हैं, इंडिविजिबल होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं। बट 1895 तक चार्जेस का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो सभी को यही पता था कि एटम्स इंडिविजिबल होते हैं। ठीक है, और चार्जेस का जो कॉन्सेप्ट था वो नहीं ये पता था कि चार्जेस होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, नेगेटिव रिपेल करते हैं, एंड अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें सभी को पता थी 1895 तक। अब क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने अपने थोड़ा दिमाग लगाया कि जो पेपर के पीसेस और कॉम्ब के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो उसे किसकी वजह से लग रहा है, तो वो चार्जेस की वजह से लग रहा है। तो साइंटिस्ट ने बोला कि जो प्लास्टिक का कॉम्ब है वो एक चार्ज बॉडी है। ठीक है, क्या है वो, एक चार्ज बॉडी है जो अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, अनचार्ज बॉडी यहाँ पर क्या है, जो प्लास्टिक जो पेपर के पीसेस हैं। ठीक है,
और जो चार्ज बॉडी होती है वो अनचार्ज बॉडी पे एक अपोजिट चार्ज इंड्यूस करती है और उसको अपोजिट चार्ज इंड्यूस करने के बाद वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो इनिशियली क्या था कि जो प्लास्टिक का कॉम्ब था वो अनचार्ज था। ठीक है, उसने अट्रैक्शन नहीं शो किया, बट जैसे ही उसको बालों में रब किया गया तो उसमें फ्रिक्शन हुआ, चार्ज होकर एक चार्ज बॉडी बन गया। ठीक है, और जैसे ही प्लास्टिक कॉम्ब एक चार्ज बॉडी बन गई तो उसने अपने पेपर के पीसेस को क्या कर लिया, अट्रैक्शन उसमें शो हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन इज दिस कि आखिर ये प्लास्टिक का कॉम्ब चार्ज बॉडी बना कैसे। ठीक है, क्योंकि ये तो पता है हमें कि जो चार्ज बॉडी होती है वो अनचार्ज बॉडी पे एक चार्ज इंड्यूस करती है, अपोजिट चार्ज इंड्यूस करती है और जिसकी वजह से वो अट्रैक्शन शो करता है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या लॉजिक लगाया कि जो प्लास्टिक का कॉम्ब है वो क्या है, एक मैटर है। ठीक है, और मैटर किसका बना होता है, एटम का बना होता है। ठीक है, तो हो ना हो एटम के पास कुछ ऐसा है कि जो उसको क्या कर रहा है, एक चार्ज बॉडी बना रहा है। ठीक है, जिसके कारण वो चार्ज बॉडी बन रही है, वो प्लास्टिक का कॉम्ब के चार्ज इंड्यूस कर रहा है और क्या कर रहा है, वो अट्रैक्शन शो कर रहा है। कि तो जो एटम है, एटम के पास कुछ ना कुछ ऐसा तो है जो कि क्या कर रहा है, कोई पार्टिकल्स ऐसे तो है जो उसके ऊपर चार्ज है, यानी कि एटम्स के पास ऐसे पार्टिकल्स हैं जो चार्ज कैरी करते हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से जो हमने डाल्टन्स की थ्योरी पढ़ी थी, वो डाल्टन्स की थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। क्योंकि डाल्टन्स ने क्या बताया था कि जो एटम होते हैं वो इंडिविजिबल होते हैं। मतलब इंडिविजिबल का मतलब वो दोबारा से उसके अंदर कोई पार्टिकल्स नहीं होते, वो ब्रेक नहीं हो सकता। लेकिन जब ये कॉन्सेप्ट सामने आया कि एटम जो मैटर है वो एटम से बना होता है और एटम के अंदर कोई ना कोई ऐसा पार्टिकल होता है जो चार्ज कैरी करता है, इसका मतलब जो एटम है वो इंडिविजिबल नहीं है, उसके अंदर भी कुछ पार्टिकल्स हैं जो कि क्या करते हैं, चार्ज कैरी करते हैं। तो यहाँ पर डाल्टन की वो थ्योरी फेल हो गई। तो यहाँ से चार्ज का कॉन्सेप्ट निकल कर आया और काफी सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशंस किए, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए। हम जो भी एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी एक साइंटिस्ट ने ही करा है प्रूफ, उसके पीछे काफी सारे साइंटिस्ट अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। कुछ होता है कि प्रूफ होने के बाद कुछ साइंटिस्ट उस चीज के साथ जुड़ जाते हैं, उनका नाम जुड़ जाता है, वो प्रूफ हो जाता है, लेकिन उनके साथ कंट्रीब्यूशन काफी सारे साइंटिस्ट का होता है। तो इसी एक्सपेरिमेंट को करते हुए काफी सारे साइंटिस्ट आए, चार्ज जिन्होंने एग्जिस्टेंस बताई चार्ज पार्टिकल्स की। ठीक है, कि मैटर में चार्ज पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं और उन्होंने इस चीज को डिस्कवर करने के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए। ठीक है, और काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद एक एक्सपेरिमेंट निकलकर सामने आया कि एटम के अंदर एक ना एक पार्टिकल तो ऐसा है जो कि क्या करता है, चार्ज कैरी करता है, और वो पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ऐसे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया और इस चीज को प्रूफ किया कि एटम के अंदर एक पार्टिकल तो रहता ही है और उसका नाम क्या दिया, इलेक्ट्रॉन दिया। ठीक है, और ये जो एक्सपेरिमेंट निकल कर आया वो किस साइंटिस्ट ने दिया था, वो दिया था जे थॉमसन ने। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या था और किस तरीके से उन्होंने इस चीज को प्रूफ किया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अब उस चीज को समझते हैं एक एक्सपेरिमेंट के साथ। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या पड़ा, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसका नाम क्या है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। और मैंने आपको बताया कि कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट होता है तो उसके पीछे कोई एक साइंटिस्ट नहीं होते हैं। ठीक है, उसके पीछे काफी सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन होता है। और ये जो साइंटिस्ट थे जिनके नाम पे ये एक्सपेरिमेंट फेमस हो गया, उनका नाम क्या था, जे थॉमसन। ठीक है, एंड जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, इस एक्सपेरिमेंट का नाम उन्होंने क्या दिया, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सबसे पहले ये जो एक्सपेरिमेंट है इसके जो भी अपरेटस हैं, इस अपरेटस को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, क्या क्या इसमें उन्होंने अपरेटस यूज किए और किस तरीके से इनका फंक्शन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। ठीक है, ये एक ट्यूब जैसा जो स्ट्रक्चर है, ये एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी उन्होंने। डिस्चार्ज ट्यूब उन्होंने क्यों ली थी,
क्योंकि उस टाइम पे, जिस टाइम पे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, उस टाइम पे ये डिस्चार्ज ट्यूब बहुत ही फेमस थी। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने इस ट्यूब को लेकर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। अब ये क्या है, यहाँ पर आप देखो ये डिस्चार्ज ट्यूब है। ठीक है, इस ट्यूब के अंदर उन्होंने 2 मेटल के प्लेट्स लिए थे। एक ये दिख रहा है आपको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, मेटल की प्लेट्स लिया था उन्होंने, और दोनों मेटल की प्लेट्स को उन्होंने पूरा एक सील कर दिया था, सील पैक कर दिया था। आप ये देख रहे हो कि इस तरीके से ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये जो सर्कल वाला पार्ट है, ये मेटल की प्लेट्स हैं, और इस मेटल की प्लेट्स को उन्होंने यहाँ से पूरा सील कर दिया था। ठीक है, ताकि अंदर कुछ भी उसके अंदर ना जा पाए। ठीक है, उसके बाद अब ये जो वायर है, वायर से उन्होंने क्या कनेक्ट किया, एक बैटरी कनेक्ट की, वायर से उन्होंने एक बैटरी कनेक्ट किया, यहाँ पर उन्होंने वैक्यूम पंप लगाया। ठीक है, और इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उन्होंने एक गैस, कोई ना कोई गैस फिल कर दी। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कि H2 गैस उन्होंने फिल किया, कोई सी भी गैस ले सकते हो। हमने H2 गैस का एग्जाम्पल लेके इसको देखा कि उन्होंने क्या कर दिया, एक गैस फिल कर दी इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। अब यहाँ पर मेन चीज उन्होंने किस चीज पे फोकस किया, उन्होंने 2 चीजों पे यहाँ पर फोकस किया। एक था यहाँ पर क्या, प्रेशर, और दूसरा था यहाँ पर वोल्टेज। इन्होंने इस 2 चीजों पर फोकस करके इस एक्सपेरिमेंट को किया था। अब यहाँ पर जो प्रेशर उन्होंने लिया, उन्होंने प्रेशर लिया, यहाँ पर प्रेशर उन्होंने लिया 1 mmHg। ठीक है, और टेम्परेचर उन्होंने वोल्टेज उन्होंने लिया 10,000 वोल्ट। ठीक है, अब जो हमारे अराउंड जो नॉर्मल प्रेशर होता है वो कितना होता है, वो होता है 760 mmHg, और यहाँ पर जो प्रेशर लिया गया वो कितना लिया गया, 1 mmHg। ठीक है, और जो वोल्टेज है बहुत ही हाई वोल्टेज लिया गया, कितना, 10,000 वोल्ट। ठीक है, वो बेसिकली करना क्या चाहते थे इस एक्सपेरिमेंट में, वो इस पूरे सेटअप में करंट फ्लो कराना चाहते थे। वो इस पूरे डिस्चार्ज ट्यूब में क्या कराना चाहते थे, करंट फ्लो कराना चाहते थे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, ये प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, वोल्टेज और प्रेशर उन्होंने यहाँ पर कंसीडर किया। ठीक है, और जब उन्होंने इस वोल्टेज और प्रेशर को लिया तो इन्होंने इसमें करंट फ्लो कराने की कोशिश की। जब जैसे ही उन्होंने ये फ्लो कराया इस वोल्टेज के साथ, तो उन्होंने देखा कि कोई चेंजेस इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर नहीं आई। ठीक है, और एक चीज और, यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो मेटल प्लेट्स है, यहाँ पर ये जो वायर है, एक वायर जो नेगेटिव एंड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है, दिस वन, और पॉजिटिव एंड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है। मतलब जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है उसको बोलते हैं एनोड। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा भी है, जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है उसको क्या कहते हैं, एनोड, और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं कैथोड। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, जैसे ही करंट फ्लो कराया, यहाँ पर इस प्रेशर पर 1 mmHg प्रेशर पर कोई चेंजेस देखने को उन्हें नहीं मिला। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से वैक्यूम पंप से थोड़ा सा एयर को क्या कर दिया, उन्होंने रिलीज कर दिया, एयर थोड़ी सी बाहर निकाल दी। जैसे ही उन्होंने एयर बाहर निकाली तो यहाँ का जो प्रेशर था वो अब हो गया, क्या हो गया, 10⁻³ mmHg। ठीक है, मतलब प्रेशर क्या कर दिया, रिलीज कर दिया थोड़ा, और अब कितना प्रेशर हो गया, 10⁻³ mmHg, और वोल्टेज कितना था, 10,000 वोल्ट। तो अब उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही उन्होंने प्रेशर थोड़ा कम किया, प्रेशर चेंज किया और वोल्टेज उन्होंने 10,000 वोल्ट लिया, तो क्या हुआ कि जो कैथोड, ये जो मेटल की प्लेट थी कैथोड एंड पर, यहाँ से कैथोड रेज निकलने लग गई। क्या निकली, कैथोड रेज, और ये जो रेज थी वो इनविजिबल थी। अब आप कहोगे कि जो इनविजिबल रेज है तो उन्हें दिखी कैसे, वो ऐसे दिखी कि यहाँ पर जो एनोड है, एनोड का जो मेटल प्लेट था उसके पीछे क्या थी, कोटिंग थी। कैसी कोटिंग थी, ग्रीन कलर की कोटिंग थी, और वो किस कलर की थी, किसकी बनी हुई थी, वो थी जिंक सल्फाइड की कोटिंग। ठीक है,
और जो जिंक सल्फाइड की कोटिंग थी वो थी इस पोजीशन पर, यहाँ पर, और ये कलर कैसा था, फ्लोरोसेंट कलर था। ठीक है, तो जब यहाँ से कैथोड रेज पास हुई तो उसने क्या किया, एनोड पे आकर स्ट्राइक किया, यहाँ पर इस एनोड पे आकर स्ट्राइक किया, और हमने क्या किया था, इस मेटल प्लेट को सील कर दिया था। तो जैसे ही उसने स्ट्राइक किया तो ये पेनिट्रेट होने लग गया। पेनिट्रेट होने के बाद वो इस कोटिंग पर जाकर क्या करने लग गई, ये कोटिंग ग्लो करने लग गई। और कैसी ग्लो करने लग गई, ग्रीन कलर की। ठीक है, फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर की ग्लो होने लग गई, जिससे उनको ये पता चला कि एक रे आई है, उस रे ने इस एनोड को क्या किया, पेनिट्रेट किया। पेनिट्रेट करने के बाद जो एनोड के पीछे जो कोटिंग थी उसमें ग्लो हुआ। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला कि अब उन्होंने ये बताया कि ये जो रेज आई वो आई कहाँ से। तो अब उनके सामने क्या था, एनोड के सामने क्या था, यहाँ पर कैथोड था। तो उन्होंने ये बता दिया कि जो कैथोड है, मतलब एनोड के जो सामने है कैथोड, वहीं से ये रेज आई है। और उन्होंने क्या बोला कि ये क्या है, कैथोड रे हैं, जो कि कहाँ से आई है, कैथोड से आई है। ठीक है, अब एक चीज और कि जो नेगेटिव टर्मिनल था, जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा था, उसको हमने क्या बोला था, कैथोड। और मैंने अभी बताया था कि जो नेगेटिव होता है, नेगेटिव एंड होता है, वो हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव पार्टिकल्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। और जो पॉजिटिवली होता है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है, मतलब अपोजिट चार्जेस को अट्रैक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये जो एनोड है वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे या जो इसके पास जो पार्टिकल्स आएंगे वो कैसे होंगे, वो होंगे नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। ठीक है, मतलब कि जो पॉजिटिव एंड है, जो एनोड है, वो कैसा है, पॉजिटिव है। तो इसके पास जो आएंगे पार्टिकल्स वो कैसे होंगे, वो होंगे नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। ठीक है, और जो कैथोड है वो कैसा है, नेगेटिवली है। तो इसके पास जो आएंगे पार्टिकल्स वो कैसे होंगे, वो होंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये जो कैथोड रेज आई हैं, वो उस साइंटिस्ट ने बताया कि जो कैथोड रेज हैं वो कैसी हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, जो कि एनोड पर आकर स्ट्राइक कर रहे हैं, क्योंकि एनोड कैसा है, पॉजिटिवली है। ठीक है, पॉजिटिव है। तो उन्होंने पहले तो ये बोल दिया था कि ये कैथोड रेज हैं, नेगेटिव हैं, जो कि एनोड पर आकर स्ट्राइक कर रहे हैं। बट बाद में उन्हें पता चला कि ये कैथोड रेज नहीं है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि एनोड पर आकर स्ट्राइक कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। ठीक है, क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये आ कहाँ से रहे हैं, ये भी क्वेश्चन आया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आ कहाँ से रहे हैं। तो ये आ रहे हैं, जो हमने हाइड्रोजन गैस लिया था इसके अंदर, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जब करंट फ्लो कराया गया, तो जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्या होने लग गए, टकराने लग गए, और उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर आने लग गए। ठीक है, हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में टकराने लग गए जब करंट फ्लो हुआ। और हाइड्रोजन के अंदर, एटम के अंदर, हाइड्रोजन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो टकराने के थ्रू क्या हो गए, बाहर आने लग गए, और इस तरीके से फ्लो करने लग गए, किस तरफ, पॉजिटिव एंड की तरफ। क्योंकि हमें पता है कि जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरफ जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की तरफ जाते हैं अट्रैक्शन के थ्रू। ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट था वो इस तरीके से कैथोड रे एक्सपेरिमेंट नाम दिया गया, क्योंकि साइंटिस्ट को ये लगा कि कैथोड से कुछ बाहर निकलकर आ रहा है, बट एक्चुअल में कैथोड से कुछ भी नहीं आ रहा था। वो क्या थे, हाइड्रोजन के एटम्स थे। हाइड्रोजन के अंदर जो एटम है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे, जो कि वोल्टेज सप्लाई होने के बाद बाहर आए। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कौन कैरी करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कॉपर
कॉपर की जो वायर होती है वो क्या करते हैं, हमारे जो घरों में इलेक्ट्रिकल वायर्स लगे होते हैं वो क्या होते हैं, कॉपर की होती है। तो वो क्यों लगे होते हैं, क्योंकि वो गुड कंडक्टर होते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि फ्लो करते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, जिससे जो कि वोल्टेज सप्लाई होने के बाद फ्लो करने लग गए, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने लग गए और वो एनोड की तरफ जाने लग गए, ठीक है। तो ये कैथोड की तरफ से कुछ भी नहीं आ रहा था, ये क्या थे, हाइड्रोजन के एटम थे। हाइड्रोजन के अंदर जो एटम थे उसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो बाहर आने लग गए। सो क्वेश्चन इज दिस कि जो हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स थे उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स ही बाहर क्यों आए, ठीक है। तो इस चीज को समझते हैं स्ट्रक्चर के साथ। तो हमने पढ़ा था कि जो एटम का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। और बीच में क्या होते हैं, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अराउंड एनर्जी शेल्स होते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, इन एनर्जी शेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ होते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि हमारा क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन्स ही सबसे पहले बाहर क्यों आते हैं, ठीक है। प्रोटॉन्स भी आ सकता है, क्यों, तो वो क्यों नहीं आया। तो यहाँ पर ये है इसका रीजन कि जो एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड एनर्जी शेल्स होते हैं और वैलेंस शेल्स होते हैं जो बाहर की तरफ होते हैं, उनको वैलेंस शेल भी कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में प्रेजेंट होते हैं तो क्या होता है, जैसे ही कोलिजन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो जो बाहर के जो एनर्जी शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वो सबसे पहले क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं, ठीक है। कि जैसे ही हमने यहाँ पर देखा कि जब वोल्टेज सप्लाई हुआ तो जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन होगा, उनके बीच में कोलाइड करेंगे, तो सबसे पहले बाहर कौन आएगा, जो बाहर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। मेरा मतलब ये है कि जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे अर्थ है, ठीक है। हमें पता है कि अर्थ सभी ऑब्जेक्ट पर क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, ठीक है। सभी ऑब्जेक्ट्स पर अर्थ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है जिसकी वजह से सभी अर्थ से जुड़े होते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर वो फोर्स नहीं लगाएंगे तो सब हवा में उड़ते रहेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। एक ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सब अर्थ पे ही रहते हैं। और जैसे जैसे वो अर्थ से ऊपर की तरफ जाते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाता है, कम होने लगता है, ठीक है। ये जैसे ही मतलब अर्थ से दूर जाते हैं, तो मान लो कि एस्ट्रोनॉट वगैरह जो होते हैं, जो स्पेस में जाते हैं, वहां पर क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स निल हो जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे नहीं गिरते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे अर्थ से ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है वैसे वैसे क्या होता है, उसी तरीके से यहाँ पर एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर चार्ज होता है, ठीक है। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उसके बीच में भी क्या होता है, जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से जब कोलिजन होता है तो सबसे पहले बाहर कौन निकलता है, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इसीलिए वो यहाँ पर भी वही हुआ कि जैसे ही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करे, सबसे पहले कौन निकला, इलेक्ट्रॉन्स निकला। और निकलते ही उसको सबसे पहले क्या दिखा, ये पॉजिटिव टर्मिनल दिखा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स किधर जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की तरफ जाएंगे। तो निकलते ही उसको सबसे पहले क्या दिखा, एनोड दिखा, जो कि पॉजिटिवली चार्ज था, और वो उसके पास जाकर स्ट्राइक कर गए। स्ट्राइक करने के बाद वो उसने एनोड को पेनिट्रेट किया। पेनिट्रेट करने के बाद जो पीछे जिंक सल्फाइड की जो कोटिंग थी उसको उसने ग्लो करा दिया। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद साइंटिस्ट को रियलाइज हुआ कि ये जो कैथोड, जो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया वो कोई कैथोड रे नहीं था, वो क्या था, हाइड्रोजन के एटम्स थे, जिसकी वजह से जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए। इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे, जिसने कि एनोड पर आकर स्ट्राइक किया, और स्ट्राइक करने के बाद एनोड पेनिट्रेट हुआ। पेनिट्रेट करने के बाद पीछे जो कोटिंग थी उस कोटिंग को ग्लो कराया। तो ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट था, ये किसने दिया था, जे थॉमसन ने दिया था, जिसने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की इस पूरे एक्सपेरिमेंट के साथ।